हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लड ग्रुप टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ए बी इस टाइप के, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी की सरफेस पर डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आरबीसी के जो एंटीजन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के ग्लाइकोलिपिड के बने हुए होते हैं। किसके? ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोलिपिड के बने हुए होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, एग्लूटिनोजनल भी बोलते हैं। जिसको हम एग्लूटिनोजनल भी बोलते हैं। क्या होता है, आरबीसी की सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन्स किसके बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के ग्लाइकोलिपिड के बने हुए होते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजनल भी बोलते हैं। हम इन एंटीजन्स के बेसिस पर ही इंडिविजुअल्स में ब्लड ग्रुप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको मोस्टली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एबीओ ब्लड ग्रुप एंड सेकंड आरएच ब्लड ग्रुप। मोस्टली इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट एबीओ ब्लड ग्रुप एंड सेकेंड आरएच ब्लड ग्रुप। अब हम सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। एबीओ सिस्टम में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है एंड उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी है। जैसे मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किसने किया था, एबीओ ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में। फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में। अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो जैसे ये हमारे चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। अब जैसे हमारे ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके नीचे कौन सी, इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी बनेगी। जिस तरीके से ये हमारी आरबीसी है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है। एंटीजन बी प्रेजेंट है तो इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी ए बनेगी, बी के अगेंस्ट। इस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर हमारे कोई भी, जैसे इसके ऊपर एंटीजन ए बी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। जैसे ये है, एंटीजन को हमने इससे डिनोट किया है एंड एंटीबॉडी को इससे। अब जैसे एंटीजन है ये प्रेजेंट है, इस पे एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड इस पर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। इसके ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं बनेगी। इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और ये एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। ये हमने बी को इससे डिनोट किया और ए को हमने सर्कल से डिनोट किया। इस तरीके से इसके ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब जैसे ये ओ हमारा है ग्रुप है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए प्रेजेंट है ना ही बी प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अगेंस्ट कौन सी, इसके अगेंस्ट दोनों एंटीबॉडी हमारे इसमें प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी ए और बी। ये हमारा इसका नॉर्मल ए बी ब्लड ग्रुप का हो गया कि हमारी आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड प्लाज्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड एंटीबॉडी किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा। हमारे सर्कुलेटरी प्लाज्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये हमारा एंटीजन, इसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहती है, अगर ए एंटीबॉडी है बी एंटीजन होगा और अगर बी एंटीबॉडी है तो ए एंटीजन होगा। इस तरीके से ये रहता है। जैसे हमारे इसमें ए एंटीजन है इसकी आरबीसी की सरफेस पर, तो इसमें बी एंटीबॉडी होगी, और इस पे बी एंटीजन है आरबीसी पर तो उसके प्लाज्मा पर एंटीबॉडी ए बनेगी। और इस तरीके से इस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों बन जाएगी।
ये हमारा ABCD का एंटीजन और एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन हो गया। इसको मैं आपको एक चार्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। इसमें अब हम चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है एंड कौन डोनेट कर सकता है एंड कौन इसको रिसीव कर सकता है। अब जैसे ब्लड ग्रुप A है तो इसमें कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है A, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है B, क्योंकि बिकॉज एंटीजन जो होता है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। ब्लड ग्रुप B है तो उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है B प्रेजेंट है और एंटीबॉडी A प्रेजेंट है इसके अगेंस्ट। AB है, इसमें एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड ग्रुप O है तो इसमें एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी A और B दोनों प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इसमें कौन ले सकता है और कौन दे सकता है, डोनर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है। अब जैसे ये है A ब्लड ग्रुप का A और B, A और AB को डोनेट कर सकता है और रिसीव कौन कर सकता है, ब्लड ग्रुप A और O रिसीव कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप B में B और AB को ये डोनेट कर सकता है और रिसीव किससे कर सकता है, ब्लड ग्रुप B और O से कर सकता है ओनली। ब्लड ग्रुप AB तो ये डोनेट किसको कर सकता है, AB को कर सकता है और रिसीव किससे कर सकता है, AB और O से। और ये O ब्लड ग्रुप है तो इसमें ये किसको डोनेट कर सकता है, A को भी, B को भी, AB को भी और O को भी, और रिसीव किससे कर सकता है, O से। इसमें क्या होता है, AB जो होता है वो तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, AB होता है। देखो जैसे ये AB है, ये सबको दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को दे सकता है और O को भी दे सकता है, इसलिए क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। और जो ब्लड ग्रुप O है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। बिकॉज ये सबको डोनेट कर सकता है, पर ले किससे सकता है, ओनली O ब्लड ग्रुप से ले सकता है। और डोनेट किस किस को कर सकता है, A को भी कर सकता है, B को भी कर सकता है, AB को भी कर सकता है, O को भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए किसी को भी डोनेट कर सकता है। सबसे ज्यादा लोगों में, मोस्टली कम से समथिंग 45% लोगों में क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप O ही पाया जाता है। ये हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड देखते हैं RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रीसस फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले किसमें डिस्कवर्ड किया गया था, एक रीसस मंकी के अंदर डिस्कवर्ड किया गया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रीसस फैक्टर भी इसको हम बोलते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, कार्ल स्टेनर एंड अलेक्जेंडर वेनियर ने 1940 में कार्ल स्टेनर एंड अलेक्जेंडर वाइनर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। RH एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बारे में पता करते हैं। जैसे RH एंटीजन प्रेजेंस ऑन दी रेड ब्लड सेल्स, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है हमारी RBC के ऊपर तो इट मीन्स क्या होता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और RH एंटीजन अगर एब्सेंट है तो इट मीन्स क्या होता है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे कोई भी मान लो बी पॉजिटिव का पेशेंट है, तो हमको कैसे पता चला कि उसके ऊपर बी पॉजिटिव है, क्योंकि जो उसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एंटीबॉडी कौन सी, ए प्रेजेंट है। एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और उसके ऊपर RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, उसके ऊपर RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या वो हो गया, बी पॉजिटिव। क्या हो गया, वो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो गया। और जैसे एंटीजन मान लो उसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बी नेगेटिव। इस तरीके से हम पता करते हैं, RH फैक्टर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे ब्लड ग्रुप पेशेंट है, बी पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी और RH फैक्टर भी उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। लेकिन कोई नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं RH फैक्टर के बारे में। अब हमने RH एंटीजन तो देख लिया, अब हम आगे देखते हैं RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। मेन क्या होता है, जैसे हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, उसमें तो क्या होता है, जैसे हमारे कोई भी एंटीजन है,
उसके ऊपर अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी, नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है एबीओ सिस्टम में। तो हमारे एंटीजन के अगेंस्ट नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारे उसमें एबीओ सिस्टम में। बट आरएच फैक्टर में ऐसा नहीं होता है। आरएच फैक्टर में क्या होता है, अगर उसके साथ कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके साथ क्या होगी, नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। नेचुरल एंटीबॉडी क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों, अगर इसके अगेंस्ट आरएच फैक्टर है, अगर इसके एंटीजन है आरएच एंटीजन, तो इसके अगेंस्ट भी क्या होगा, इसके अगेंस्ट भी अगर एंटीबॉडी बनने लग जाएगी तो ये आपस में बाइंड करने लग जाएगी, एक दूसरे से बाइंड करेगी। तो बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसके बाद आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर नेचुरल आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। मोस्टली यही दोनों डिफरेंस होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच में। इसमें तो क्या होती है, नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और इसमें नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर ये उससे आरएच, इसमें भी अगर आरएच फैक्टर में भी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगी इसके अगेंस्ट, तो ये आपस में बाइंड करने लग जाएगी और बाइंड करेगी तो इसमें क्या होगा, आरबीसी का जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ए बी एंटीजन कांट क्रॉस प्लेसेंटा, ए बी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है और आरएच एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसमें एक ये भी डिफरेंस होता है कि जो ए बी एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है और आरएच एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। These are IgG natural therefore cross placenta। अब जैसे क्या होता है, इसमें एक आरएच फैक्टर में क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट डिजीज होती है HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसको हमको दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नेम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब हम इस डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक टाइप का एनीमिया का टाइप होता है। ये डिजीज जो होती है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होती है। किसमें होती है ये डिजीज, न्यूबॉर्न बेबी में होती है। और ये क्या होता है, एक एनीमिया, एक टाइप का एनीमिया का टाइप होता है। अभी कैसे होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर और ये एनीमिया का टाइप क्यों होता है, हम उसको देखते हैं। जैसे कि मानो कोई मदर है, वो क्या है, आरएच नेगेटिव है, और जो उसको बेबी है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव, वो आरएच पॉजिटिव है। मदर आरएच नेगेटिव है और बेबी आरएच पॉजिटिव है। ये डिजीज इसी कंडीशन में होती है, जरूरी नहीं है हर कंडीशन में हो। जब मदर आरएच नेगेटिव और बेबी आरएच पॉजिटिव हो उस कंडीशन में ही होती है। जैसे कि हमने देखा एबीओ में क्या होता है, कांट क्रॉस प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है और जो बेबी और जो मदर होता है वो प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं आपस में। मोस्टली फूड वगैरह जितना भी आगे इस प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ से बच्चे के अंदर पहुंचता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे माँ क्या है, आरएच नेगेटिव है और बेबी आरएच पॉजिटिव है, तब क्या होगा, डिलीवरी, इसके अंदर तो वो वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है ही नहीं, माँ के अंदर तो ये वाला एंटीजन प्रेजेंट। तो क्या होगा, जैसे डिलीवरी के टाइम क्या होगा, जब बच्चा बाहर आएगा तो थोड़ा सा ब्लड बच्चे का आरएच पॉजिटिव का ब्लड क्या होगा, मदर के अंदर चले जाएगा। किसमें, मदर के अंदर चले जाएगा। थोड़ा सा ब्लड मदर के अंदर चले गया तो क्या होगा, उसमें मदर में भी इसके अगेंस्ट क्या बनने लग जाएगी, एंटीबॉडी। थोड़ी बहुत इस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी मदर के अंदर। मदर के अंदर इसमें एंटीबॉडी बनने लग जाएगी तो क्या होती है, उसके अंदर एक मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल, मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है। एंड ये मेमोरी सेल है वो इसको तो क्या करेगी, इस एंटीबॉडी को खुद के अंदर रख लेगी, मीन अपने अंदर छुपा कर रख लेगी इस एंटीबॉडी को। इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बेबी पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। अगर माँ आरएच नेगेटिव है एंड बेबी आरएच पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, मदर नेगेटिव है, दोबारा से बेबी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जरूरी नहीं है बेबी पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एनी कंडीशन अगर बेबी पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा,
बेबी, अब इसमें हमने देखा था RH फैक्टर में क्या करता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो अब क्या होगा, इसमें जो माँ की मेमोरी सेल में, मेमोरी सेल के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी, मेमोरी सेल के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी वो क्या करेगी, वो प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग बेबी के अंदर पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, बेबी में, और वो आरबीसी का ब्रेक डाउन करने लगेगी। आरबीसी का क्या करने लगी जाएगी, ब्रेक डाउन करने लग जाएगी। और आरबीसी का अगर ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियसली ब्लड की कमी होगी और उसको एनीमिया डिजीज हो सकती है, एंड एनी कंडीशन, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारी न्यूबॉर्न हिमोलाइटिक डिजीज है। इस तरीके से क्या होता है, ये न्यूबॉर्न पे ही इफेक्ट पड़ता है बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड सेकंड प्रेगनेंसी में इसका इफेक्ट पड़ता है अगर वापस से बच्चा RH पॉजिटिव ही होता है और माँ अगर RH नेगेटिव है। तो ये हमारी हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कंप्लीट होती है। थैंक्स।